तो दिया कि ठीक है टैंक ड्रेन हो रहा है, आस्ते आस्ते डीबैलास्टिंग हो रही है, मे भी आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद हम वॉल बंद करना भूल जाते हैं एंड द शिप स्टार्ट्स गेटिंग लोडेड। जैसे जैसे नीचे शिप सबमर्ज्ड होता जाएगा एंड देन वो वॉल तक आया तो पानी वापस अंदर आना शुरू हो जाएगा। So this is also to be taken care. Accumulation of ice, snow on such area should be removed, and normally preferable to have all deck lashings uprights in position before loading on that specific area. तो ये आपने देख लिया, जैसे हम डेक पे आएंगे we have to keep everything ready before the loading starts, because उसके बाद चांस नहीं है. So this will be necessary should a pre-loading examination of securing equipment is required in the loading port. So very carefully, as a duty officer, you have to see all these wires, everything is in good condition. Timber deck cargo should be stored safe, and it should be stored in such a way that there is a safe and satisfactory access to the crew's quarters, pilot boarding access, machinery spaces, any other areas used for the necessary working. ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिज फ्रंट के आगे कोई एक्सेस डोर है जहाँ से इंजनों में जाना है या कुछ और है, उसी को ब्लॉक कर दिया. पायलट लैडर के लिए नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं रहती. यू हैव द पायलट लैडर के लिए नॉर्मली नियर द एकोमोडेशन आफ्ट, तो वहाँ पे यू डोंट लोड. पायलट्स कैन बोर्ड और पायलट्स कैन बोर्ड बाय द गैंगवे विच इज़ क्लोज टू, आपने देखा होगा एकोमोडेशन के पास, वो भी यूज़ कर सकते हैं. So where relevant opening that give access to areas that can be properly closed and secured against the entry of water. So ये सारी चीज़ें आपने देखनी है. आपका सेफ्टी इक्विपमेंट, डिवाइसेस फॉर रिमोट ऑपरेशन ऑफ वॉल्स, साउंडिंग पाइप्स, दे आर ऑल एक्सेसिबल. अब ये कैप्टन साहब तो देखेंगे नहीं, चीफ ऑफिसर तो एवरी टाइम डेक पे नहीं रहेगा, इज़न्ट इट? सो एज अ ड्यूटी ऑफिसर विद योर टीम, सो यू एक वाइज आपको इनफ है फॉर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, इज़न्ट इट? क्या कहते हैं सुहास? No, one voice is enough or not? Yes sir, yes sir, one voice is enough. Yeah, so you come to know all the things. शुरू में तो यस अजीब लगता है, बट फिर एक वॉइस के बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो कि हाँ यार क्या क्या देखना है, कहीं गलती भी हुई हो. एनीवे क्रू इज ट्रेन्ड सो पीपल नो. सो ओनली थिंग इज वी हैव टू कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन. नाउ अब तो आप कैडेट नहीं, अब तो आप थर्ड ऑफिसर बन के जाओगे, तो यू गॉट टू बी, थोड़ी सी अपनी इज्जत का भी सवाल है, इज़न्ट इट? कि हाँ यार मेरे को भी आना चाहिए. एंड देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, कभी ऐसा सोचना भी नहीं है. यू हैव द बुक्स, कुछ नहीं है. यू हैव द चीफ ऑफिसर इज देयर, कैप्टन इज देयर, उनसे पूछ सकते हो आप कि सर मेरे को ये डाउट है. सो एवरीवन डजंट हैव नॉट बीन ऑन ऑल द टाइप ऑफ शिप. सो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने ये किया नहीं है, फियर के साथ नहीं जाना, बट अलर्ट अटेंटिव रहना. क्या यार क्या हो रहा है, नॉलेज होनी चाहिए, बुक्स का पता होना चाहिए. And again, it is compact and will not interfere in any way with the navigation and necessary working of the ship. And during loading, timber cargo should be free of any accumulation of ice or snow, because this you may be wondering, sometimes ships load in Canada and all that, in winters also, even in summer वहाँ पे तो बर्फ रहती है. So इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है. Upon completion of loading, before sailing, thorough inspection of the ship should be carried out. Soundings to be taken कि कोई डैमेज तो नहीं हुई. लोडिंग दिस ह्यूज ट्रीज, कहीं ना कहीं साउंडिंग पाइप कुछ ना कुछ टूट भी सकता है. सो उसका बेस्ट वे इज़ द इंस्पेक्शन. सो जैसे जैसे आपकी वॉच ख़त्म होती है, यू कैन सेंड पीपल कि देखो यार वहाँ पे सब ठीक है, अंडर डेक, ऑन डेक. एंड ऑन शिप्स प्रोवाइडेड विद मेकिंग यूज़ ऑफ टिम्बर लोड लाइन. कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इन केस यू वांट टू यूज़ टिम्बर लोड लाइन, फिर उसके लिए थोड़ी सी अलग कंडीशंस हैं कि अगर मेरे को टिम्बर लोड लाइन यूज़ करनी है देन टिम्बर शुड एक्सटेंड. तो आपने जो डेक कार्गो लोड करना है दैट शुड बी ओवर द एंटायर अवेलेबल लेंथ, राइट फ्रॉम फोक्सल आगे से लेके पीछे ब्रिज फ्रंट तक पूरा का पूरा लोडिंग होनी चाहिए. एंड एटलीस्ट टू द आफ्टर एंड और द आफ्टर मोस्ट hatchway, right, meaning like फोक्सल से लेके टिल योर लास्ट हैच पूरा कंप्लीट ब्लॉक होना चाहिए. एंड ऑल्सो अथॉरिटी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द शिप लाइन. सो तभी आप उस लोड लाइन को यूज़ कर सकते हो. इफ आई एम यूजिंग द टिम्बर लोड लाइंस, तो ये फ्यू कंडीशंस हैं कि एक तो कार्गो राइट फ्रॉम फॉरवर्ड टू ब्रिज फ्रंट लास्ट हैच तक, एंड सेकेंड
port to starboard, extreme port to extreme starboard, and also at least to पका a, रहा है मेरे को हाँ जी, मतलब yeah, say again please. सर जो लास्ट स्लाइड थी वो समझ नहीं आई सर अच्छे से, जो सेकंड पॉइंट था। हाँ, at least to the after end of the aftermost hatchway, means कई बार आपकी हो सकता है accommodation मिड बीच में हो, तो ये नहीं है कि फोक्सल से लेके हाँ जी ब्रिज फ्रंट तक, तो कई बार सम शिप्स आर देयर द अकोमोडेशन इज इन द मिडशिप एरिया, सो यहाँ से आगे एंटिल द आफ्टरमोस्ट हैचवे इन केस वेयर देयर इज नो लिमिटिंग सुपरस्ट्रक्चर एट द एंड। सो कई बार आपके जो भी लास्ट अपना है हैचवे है जो भी पीछे तक है, सो पूरी एंटायर डेक जो है, आइडिया कहने का फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट तक पूरा का पूरा डेक लोड होना चाहिए, तभी आप उस डेक लोड और टिम्बर लोड लाइन को यूज कर सकते हैं। एंड सेम वे थॉट शिप ऑल्सो, जैसे आपने देखा है पोर्ट टू स्टार्बोर्ड, ये नहीं कि दो हैच के ऊपर लोड किया एंड देन नीचे में कोई और हैवी कार्गो डाल दिया कि हाँ जी आई वांट टू यूज अ टिम्बर लोड लाइन, वांट टू लोड टू द डीपर ड्राफ्ट, बिकॉज एवरी सेंटीमीटर मेक्स मनी, जितना आप एक्स्ट्रा कार्गो लेते जाओगे उतना मोर फ्रेट, तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि थॉट शिप भी, पोर्ट टू स्टार्बोर्ड भी, फॉरवर्ड टू आफ्ट एंड टू अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ सुपरस्ट्रक्चर अदर देन अ रेज्ड क्वार्टर डेक, सो वहाँ भी होना चाहिए, तभी आपकी ये लोड लाइन जो है एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज नॉर्मल लोड लाइन पे ही लोड करोगे। तो यूज टू लोड अप टू नॉर्मल लोड लाइन, ठीक है, टिम्बर वैसे ही लाइट होता है, इतना शिप ज़्यादा डीप जाता नहीं है, समटाइम यू लोड हैवी टिम्बर, फिर पॉसिबिलिटी है। हाइट फैक्टर्स, if the timber deck cargo is to be carried through tropical or summer zones, only the following points, तब आप किसी भी हाइट पे लोड कर सकते हो, एक्सेप्ट हाइट ऑफ द कार्गो डजंट रिस्ट्रिक्ट योर विजिबिलिटी, एंड फॉर एनी गिवन हाइट आपका जो लोड डेंसिटी है, ये नहीं कि लोड करते चले गए विदाउट कैलकुलेटिंग द लोड डेंसिटी ऑफ द हैच कवर ही बेंड हो गई, लोड तो उनके ऊपर आ रहा है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। एंड इफ द टिम्बर डेक कार्गो इज टू बी कैरिड थ्रू विंटर जोन, अगर आपका शिप जो है लोड लाइन आपने थोड़ा पढ़ा होगा, इफ यू आर द शिप हैज टू पास थ्रू विंटर जोन वॉयज में और सीजनल विंटर जोन इन द विंटर, द हाइट ऑफ द कार्गो अबव डेक शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द एक्सट्रीम ब्रेड्थ ऑफ द शिप, कि अगर शिप की ब्रेड्थ जो है 15 मीटर है तो हाइट ऑफ द टिम्बर कार्गो शुड नॉट बी मोर देन 5 मीटर्स। सो ये हाइट फैक्टर्स हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर, ऑफ एंड एनीबडी कैन आस्क यू ओरल्स में कि यार टिम्बर कार्गो कितनी हाइट तक लोड कर सकते हो, कि ट्रॉपिकल और समर जोन्स में तो कोई हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट विजिबिलिटी, ये नहीं कि ब्रिज फ्रंट से ही ऊपर लोड कर दिया आगे दिखेगा ही नहीं, विजिबिलिटी तो चाहिए, प्लस लोड डेंसिटी, एंड इन दूसरे जोन्स के लिए 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ। चलो ये तो हमने देख लिया बेसिक प्रिंसिपल, storage during all types of deck loading, this can only be achieved by constant supervision and shipboard personnel during the loading process, so that's why I'm telling you it's little tough job, back breaking job continuously, ठीक है, हम वॉचेस करते हैं तो फिर भी during the watch you got to supervise, check the lashings, see everything is okay, and अब आ क्या securing ना, सिक्योरिंग आपके लिए एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है, लोडिंग के लिए तो आप लिख सकते हो कि दीज आर द पॉइंट्स आई विल कीप इट इन माइंड व्हाइल लोडिंग ऑन डेक, एंड सिक्योरिंग के लिए अब आप जिन्होंने किया नहीं है, सो आई ट्राई टू शो यू द इमेजेस, उससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि सिक्योरिंग, बट व्हाट द कोड सेज, उसका टिम्बर कोड है वो क्या कहता है, सो ये दिस इज फ्रॉम द टिम्बर कोड कि एवरी लैशिंग शुड पास ओवर द टिम्बर डेक कार्गो and be shackled to the eye plates and adequate for the intended purpose and efficiently attached to the deck stringer plate. So जो डेक आपकी जो मेन डेक है वहाँ पे जो आइज हैं वहाँ से आपकी वायर चलती है जिसे हम फुट वायर कहते हैं, then they pass over the entire cargo and बीच में इसको आप टाइटनिंग डिवाइस या टर्न बकल जो है उसे लगा सकते हैं। They should be installed in such a manner as to be as practical in contact with the timber deck cargo throughout its full height. तो इसका मीनिंग है what I was saying that we load the cargo in such a way, थोड़ा सा उसको हम ऐसी क्राउनिंग की शेप देते हैं so that all the wires which we are taking
they are in contact with the timber deck car. So ये भी एक गाइडलाइन है, so that cargo doesn't move and सारा का सारा कार्गो जो है वायर्स उसको पकड़ के रखेंगे. All lashing components used for securing should possess a braking strength of not less than 133 kilonewton, that is about 13.3 tons. तो हर जो भी वायर आपने यूज करनी है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है 13 टन होना चाहिए. तो आप उससे साइज निकाल सकते हो कितने mm, 18, 20 mm की जो वायर्स है नॉर्मली वी यूज. तो आप उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यू नो दैट सर्टिफिकेट पे दिया होता है. यहाँ भी इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है, अदरवाइज फॉर्मूला भी आता है, आपको याद है कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकालने का रोप्स वायर्स का? कब भूल गया सर? याद कर लेंगे? नहीं, वापस याद करना पड़ेगा. सो आफ्टर इनिशियल स्ट्रेसिंग शो एन एलोंगेशन ऑफ नॉट मोर देन 5%. चलो ये तो जो आपकी वायर है कि उसमें एलोंगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वही वायर्स वापस यूज़ कर रहे हैं. नेचुरली एक बार वायर यूज़ करेंगे, नई वायर तो थोड़ी स्ट्रेच तो होती ही. परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. एंड एवरी लैशिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद टाइटनिंग डिवाइस. व्हाट इज टाइटनिंग डिवाइस? टर्न बकल, isn't it? एक टर्न बकल लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, या कई बार चेन जो है आप लगाते हैं उसमें टेंशनर्स होते हैं. तो टेंशनर्स भी एक हुक की तरह होते हैं जिसे आप लगा के उसको एक लीवर से टाइटन कर सकते हैं. सो व्हाटएवर सिस्टम इज देयर ऑन द शिप, आइडिया इज दैट आई शुड बी एबल टू टाइटन द लैशिंग अगर वो स्लैक होती है. टर्न बकल एवरीवन अंडरस्टैंड्स, बॉटल स्क्रू, isn't it? कि वो भी नहीं है बट ये भी नहीं है, फुल भी नहीं होना चाहिए. उसमें भी एटलीस्ट हाफ थ्रेड्स होने चाहिए ताकि हम उसे टाइट कर सकें जैसे जैसे लैशिंग अगर स्लैक होती है. So on completion and after initial securing, tightening device or system should be left with not less than half threaded length of the screw. तो अगर बाई चांस फुल हो जाता है तो हम दो भी लगा सकते हैं. You can put another turn buckle. तो उसमें कोई हार्म नहीं है. टर्न बकल भी टेस्टेड होने चाहिए, उनकी भी स्ट्रेंथ टेस्टेड होनी चाहिए. एंड एवरी लैशिंग शुड बी प्रोवाइडेड विद अ डिवाइस और एन इंस्टॉलेशन टू परमिट द लेंथ ऑफ द लैशिंग टू बी एडजस्टेड. सो आइडिया इज ये नहीं कि उसको ऐसा शैकल लगा दिए टर्न बकल, उसके बाद स्लैक हुआ तो टाइट ही नहीं कर सकते कि सर वायर लंबी हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. स्पेसिंग, लैशिंग्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 4 एंड आफ्ट. एनी आइडिया? एक तो सिंपल है कि यार जो हमने लॉग्स लोड किए हैं, तो लॉग्स का ये तो है नहीं कि एक लैशिंग मैंने एक एंड पे लगा दी, दूसरे एंड पे कोई लैशिंग ही नहीं है. isn't it? So simple thing is कि जो एक्सट्रीम के लॉग्स हैं, दोनों पोर्ट एंड सावर्ड एक्सट्रीम में जो लॉग हैं उनके दोनों एंड्स एटलीस्ट वायर से पकड़े होने चाहिए. तो अगर आपने एक्सट्रीम वाले जो हैं उनकी दोनों एंड्स पकड़े हैं तो बीच वाले तो कहीं पे शिफ्ट नहीं हो सकते. So lashing should be set 2 lashings at each end of each length of the continuous deck store position as close as practicable to the extreme end of the timber deck cargo. So आपका जो extreme end है port and starboard में, वो एटलीस्ट दोनों एंड आपके लॉग्स के लैशिंग के साथ होने चाहिए. वायर क्लिप्स, bulldog clips or what you call this used to make a joint in the wire lashing, उसकी कंडीशन भी है. आई थिंक वो आपने काफ़ी टॉपिक्स में है, हमने पीछे भी देखा था कि डेक कार्गो हो तभी उसकी लैशिंग कैसे लेनी है. हैवी लिफ्ट में भी देखेंगे. तो ये जो लैशिंग है, जो बुलडॉग क्लिप्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डाया ऑफ द वायर कि 4 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, एंड दे शुड बी 15 सेंटीमीटर अपार्ट. बट उससे इम्पॉर्टेंट आपकी उसको जो आपने कैसे रखना है. तो ये आपके टर्न बकल्स हैं, ये आपके बुलडॉग ग्रिप्स हैं. सो इसको जो लगाना है, देयर इज अ राइट वे एंड देयर इज अ रॉन्ग वे. सो इट शुड बी ऑलवेज पुट लाइक दिस. ये आपका छोटा, दिस इज कॉल्ड द डेड एंड, और ये आपका रनिंग एंड रेड. तो अगर आपने आई बनानी है तो ये बुलडॉग क्लिप है, इट शुड बी, ये जो आपका यू बोल्ट साइड है, इट शुड बी ऑन द डेड एंड. सो डेड एंड कौन सा है? जो छोटा वाला एंड. एंड ये आपका लंबी वाली वायर. सो दिस इज कॉल्ड द रनिंग एंड. तो यू बोल्ट शुड बी ऑन द रनिंग एंड. ये दोनों तरीके गलत है बाकी.
So आजकल lot of time in the port anybody comes and checks the lashing, so they can make out कि how intelligent the officers are, उनको lashing का ही नहीं पता। तो इससे अगर वे से लोगे तो ये आई है कभी खुल नहीं सकता। So this is again calculated and tested. So this is what is saying the saddle portion. So आपका saddle क्या होता है, एक तो U bolt होता है, this is called the U bolt side of the bulldog grip, and this is called the saddle portion. Saddle portion should be on the live end, running end. The saddle portion of the clip should be applied on the live load segment and U bolt to the dead or shortened end segment. So this is very important for you to know that, because कार्गो में हर जगह लैशिंग आएगी, चाहे हम डेक कार्गो ले रहे हैं, चाहे दूसरा कार्गो ले रहे हैं, चाहे हम लूब ऑयल ड्रम्स ही बांध रहे हैं। तो यहाँ से आपकी नॉलेज जो है, इवन क्रू दे आर ऑल्सो वॉचिंग कि आपको नॉलेज है कि नहीं है, आपको पता है। तो हो सकता है आपके सामने जानबूझ के गलत लगाए कि देखें जरा थर्ड ऑफिसर को पता है कि नहीं, तो वो भी आपकी साउंडिंग लेते हैं पहले, isn't it? And again all these things should be well greased and kept. So of course chief officer will do that. Timber deck cargo should be secured throughout its length by independent lashings. So ये भी important। अब आपको हाइट का पूछा था, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द लैशिंग शुड बी डिटरमिन्ड बाय द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कार्गो। For a height of 4 meter and below, spacing should be 3 meters, and for height above 4 meters, spacing should be 1.5 meters. So ये आपको थोड़ा याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए। If it comes lashings, वो आप शो भी करोगे sketches में, I'll show you that. The package is stored at the upper outmost edge of the store should be secured by at least 2 lashings. वो हमने देख लिया। चलो ये भी नहीं है। Now if the timber deck cargo is stored over the hatches and above, अब ये तो था कि अगर तो मैंने अंडर डेक लोड किया तब तो ठीक है, कोई लैशिंग नहीं। अब अगर हम डेक पे स्टोर कर रहे हैं और हैच कवर्स पे उससे ऊपर जा रहे हैं, then in addition further it should be secured by a system of athwartship lashings, जो आपको पहले दिखाई थी हॉग लैशिंग हाफ हाइट पे जो लगाते हैं। जैसे कार्गो आपका हाफ हाइट पे आया, फिर हम नेचुरली अपराइट्स के ऊपर जो आपके स्ट्रॉन्शंस हैं उनके ऊपर आइस बनी होती हैं, हमने पहले से वायर लगा के रखी है, आप उनको ज्वाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड द हॉग लैशिंग। सो यू कैन राइट इफ द टिम्बर डेक कार्गो इज टू बी स्टोर्ड above the deck and hatches, then additional lashing of hog wire joining port and starboard pair of uprights near the top of the stow and other appropriate levels as appropriate for the height of the stow. And दूसरा hog wire तो लगा दी हाफ में, फुट वायर्स भी आ रही हैं, चेन्स भी आ रही हैं, and a lashing system to tighten the stow whereby a dual continuous wire, what we call a wiggle wire, is passed from side to side over the cargo and held continuously through a series of snatch blocks. ये आपकी, some people call it shoelace wire, some call it dual continuous wires, actual name is का wiggle wire, and held in place by foot wires. तो आपने स्नैच ब्लॉक्स वगैरह लगाए हैं वो तो फुट वायर ने पकड़े, उन स्नैच ब्लॉक्स के बीच में से ये वायर जो है आपके शूलेस की तरह लगती जाएगी। So this is normally your what you call the hog wire. Normally we put only one half height पे, but अगर कार्गो ज़्यादा हाइट पे है then you can put 2 also. So just to join these uprights, ताकि जब इस अपराइट पे कार्गो का लोड आएगा, so it is shared by these uprights when she is rolling. So इस अपराइट पे जो लोड आएगा तो इस वायर के थ्रू ये वाले अपराइट भी शेयर कर लेंगे। So that is the whole idea of this hog lashing. ऐसे भी आप शो कर सकते हो। So ये sketches की प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। Used over intermediate tiers may be set hand tight as the weight of the upper tiers will further tighten them. This is called the foot wire. यहाँ पे आपने मेन डेक पे लगा दी, फिर बीच में टर्न बकल, और उसी तरह से उस तरफ से भी वायर आएगी। दोनों को चाहे वायर लगाएं चाहे हम चेन लगाएं, चेन एंड वायर लैशिंग secure to substantial pad eyes on the deck stringer or other strong points. Wire lashing may be looped over the uppermost tier and turn buckles are fitted in each lashing.
अब यहाँ पे आपने अगर ऐसा स्केच बनाते हो, यू आर शोइंग स्पेसिंग भी आपने दिखा दी कि 1.5 और 3. If the height of the cargo is less than 4 meters, then 3 meter. Height of the cargo is more than 4 meters, then ये जो लैशिंग का डिस्टेंस है रिड्यूस हो जाएगा 1.5 मीटर. तो ये आपकी सिक्योरिंग लैशिंग जो है, जस्ट टू अंडरस्टैंड. इस स्केच में आपको सब कुछ दिख रहा है, स्टॉन्शन या अपराइट, ये फुटवायर, स्नैच ब्लॉक, pad eyes, additional chain lashing. These are the additional chain lashing connected with the bottle screw. And then ये हाफ हाइट पे हॉग लैशिंग, ये कार्गो के नीचे नीचे से दूसरे उस पे जाती है. ये आपका स्नैच ब्लॉक और ये आपकी विगल वायर. तो ऐसा ये डायग्राम, डोंट वेस्ट टाइम, दिस इज डिफिकल्ट, 3 डायमेंशनल नहीं है. सो एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ डायग्राम, ये वाला या ये वाला आप आराम से बना सकते. सो दिस इज ऑल्सो, ये भी सिंपल है. सो यू कैन शो दिस, व्हाट इज हॉग लैशिंग, व्हाट इज फुट वायर, व्हाट इज चेन्स एंड व्हाट इज विगल वायर. के लिए अनदर सिंपल वन इज देयर, ये वाला. सो दिस यू कैन शो, दिस इज हाउ द विगल वायर और दिस ड्यूल कंटिन्यूस वायर बेसिकली रन्स. सो ये दो एंड आप कहीं फास्ट कर देते हो. लास्ट के जो एंड है यहाँ पे भी आई है, आप इसको क्रेन से टाइट कर सकते हैं. तो वन एंड गोस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड दूसरा एंड क्रिस क्रॉस. और जब इन दोनों को मैं टाइट करूँगा तो ये पूरी की पूरी लैशिंग जो है टाइट हो जाएगी. कार्गो कैन नॉट गो एनीवेयर. स्ट्रेंथ तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर ली. So this is how, if you look at from top, your lashings will look like this. अब इस पे चलने के लिए this is how your cargo looks. So you can walk over this. Otherwise, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि हाँ भी आप जाओगे कैसे, how the crew will go for the personal protection, so sir we can make a walkway here on top. So walkway बनाना नॉट डिफ़िकल्ट. स्ट्रॉन्शंस होते हैं आपके, आप इनको स्ट्रॉन्शंस को लगा के उसमें मैन ड्रॉप डाल सकते हो. यहाँ पे चाहे आप फ्लैट डनेज भी इसके ऊपर लगा सकते हो. अदरवाइज मैन ड्रॉप जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज नॉर्मली इफ द वेदर इज़ बैड नोबडी इज गोइंग टू गो ऑन टॉप ऑफ द कार्गो. अदरवाइज देयर इज इनफ प्लेस, बट समटाइम दीज लॉग्स आर स्लिपरी. काफ़ी बार पीपल स्प्रेन देयर एंकल्स. ये देखो यहाँ पे भी स्पेस रहती है. यू कैन गो डाउन जिस क्रेन से उतर के साउंडिंग लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो ये साउंडिंग पाइप्स, एयर पाइप्स आर, वेंटिलेटर्स आर ऑल केप्ट क्लियर. So this is how your basically ship looks like when you are fully loaded. So safety के लिए, in case that you don't slip, so we used to use those spike type of shoes, over shoes जिसे कहते हैं. क्या कहते हैं सुहास, आपके पास थे शिप पे those spikes or studded boots, what we call? Yes sir, we had spikes. Shoes के ऊपर we could wear. Shoes के ऊपर पहन लेते हैं या सो पीछे से लैडर के ऊपर चढ़ के, बिकॉज एक तो ये लॉग्स हैं, राउंड होते हैं, पानी पड़ेगा तो स्लिपरी हो जाते हैं. सो देयर आर चांसेस आपने पाँव रखा और यहाँ से स्लिप हुए तो पाँव मुड़ जाएगा. तो शिप पे सेफ्टी सबसे पहले, बिकॉज अगर मोच आ गई या फ्रैक्चर हुआ तो किसी के पास टाइम नहीं आपका पाँव दबाने के लिए. नहीं, किनारा में तो ठीक है, घर में तो मम्मी पापा हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, चलो बेड पे लेट जाएंगे. वहाँ पे तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा. इसके लिए सेफ्टी, अपनी सेफ्टी एंड अदर पीपल ऑल्सो. नो पॉइंट बी कमिंग कि हाँ यार मैं यहाँ से जा सकता हूँ या बुलवर्क पे चल के आगे जाना. नो. सो टिम्बर डेक कार्गो, एनी डेक कार्गोज के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो ये तो आपकी वेरियस लैशिंग्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको 2-3 बताई हैं. इफ़ यू मेक दैट इज़ गुड इनफ. सारी चीज़ क्लियर हो जाती है. अब थोड़ा सा अपराइट्स, कि अपराइट्स जो है स्ट्रॉन्शंस
कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अपराइट्स क्या है? इफ दे आर टू बी फिटेड व्हेन रिक्वायर्ड बाय नेचर, हाइट ऑफ कार्गो, uprights should be made of steel or other suitable material. They should be of adequate strength and taking into account the breadth of the deck cargo, and they should be spaced at an interval not exceeding 3 meter. तो ये तो शिप जब बनता है उसी वक्त ये सारी चीज़ें जो है एज पर द कोड जितने रूल रेगुलेशन है कंप्लाई हो जाते हैं। बट ऑफ एंड इफ समबडी आस्क यू कि हाँ भी अपराइट कितने डिस्टेंस पे होते हैं या कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, यू नो, and they are to be fixed to the deck by angles, metal sockets or equally sufficient means. यानी कि वो खुद ही हिलते रहे तो कार्गो को क्या सिक्योर करेगा? And of course there are sockets, locking pins are there जिससे वो, but you got to be careful, very careful. This is a dangerous operation. इसको क्रेन से उठाना या लेटाना जो है काफ़ी टफ होता है। Testing, examination, certification. Of course, chief officers take care of all the lashing material which they receive or which they requisition. कि भाई वो सारा का सारा जो है टेस्टेड होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स उसके होने चाहिए। कहीं पे भी किसी पोर्ट में भी इंस्पेक्शन हो सकती है, पीपल कैन कम एंड आस्क यू, एंड देन चीफ ऑफिसर शुड बी एबल टू शो हर लैशिंग मटेरियल का आइडिया इस, ये नहीं कि फालतू लैशिंग मटेरियल ले दिया और रास्ते में लैशिंग टूट गई। So that is the idea, that it should be a good tested material which is to be used. Visual inspection, यहाँ पे तो कहते हैं 12 months, तो अगर I'll prefer before every loading, क्योंकि लोडिंग के बाद जब डिस्चार्जिंग पोर्ट पे आओगे तब ये सारी वायर्स खोल के we keep it them in the store, isn't it? तो वापस हमने ये यूज़ करनी है। इसके लिए when you are using it or you join the new ship, there is a lashing, they are taken out, तो इसमें आप ही नहीं है, बोसन also, they are also intelligent people, they also know कि वायर को इतना तो उन्हें भी आता है कि यार वायर ख़राब है, ठीक है, कब उसको कंडम करना है। सो जो लॉट ऑफ वायर्स, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्टिलिंग्स बना के रखते हैं हम स्टोर में, ताकि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी कुछ लैशिंग वायर टूटती है तो ये नहीं कि उस वक्त बनाने को जाएंगे। Otherwise, sometimes we ask for ready-made also. आजकल तो मशीन से आइस बनाते हैं। Sometimes you have the crippling machine also on the ship. So one ship I had, जिसपे हम खुद ही hydraulically clamping जो थी clamps के साथ बना सकते हैं। But again nowadays they don't give because you cannot certify that. So ये सारी जो slings हैं, आइस हैं, tested होनी चाहिए। Slings भी टेस्टेड होती है, उनका भी सर्टिफिकेट आता है, उसको किनारा से मंगा। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सिक्योरिंग पॉइंट्स। अब वायर्स वगैरह तो आपने चेक कर ली, तो नॉर्मली बिफोर लोडिंग ऑल द सिक्योरिंग पॉइंट्स, चाहे वो अपराइट्स पे हैं, चाहे आई प्लेट्स जो है नीचे मेन डेक पे हैं, तो हैव अ लुक, लेट चीफ ऑफिसर नो कि सर ये आई जो है बैडली कोरोडेड, तो नो पॉइंट टाइटनिंग द लैशिंग। की आई पतली सी रह गई है कोरोजन से, तो आई बाहर आ जाएगी, isn't it? So lot of time this mistake is made कि we always bother about कि लैशिंग टाइट होनी चाहिए, लैशिंग टाइट होनी चाहिए, बट we forget कि यार लैशिंग ली कौन से पॉइंट से हुई है, वो पॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है। लैशिंग प्लान्स ऑफ कोर्स आपके कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल में इसकी प्लान दी होगी। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड कि यस कि लैशिंग जब भी लेनी है उसके पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फिर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नथिंग गोज रॉन्ग। पर्सनल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइसेस, suitable protective clothing, equipment such as studded boots, studded overshoes, hard hats should be provided for the protection of crew members and workers involved in all these operations. And during the course of the voyage, if there is no convenient passage for the crew on or below deck of the ship, giving safe means of access from accommodation to all parts, guard lines or rails not more than 330 mm apart vertically should be provided on each side of the deck cargo to a height of at least 1 meter above the cargo. तो ये भी उसने कह दिया कि गार्ड रेल्स और लाइंस 330 मीटर 33 सेंटीमीटर से अबाउट 1 फीट अपार्ट वर्टिकली
आपकी should be provided on each side of deck cargo to a height of 1 meter above the cargo. तो गार्ड रेल्स भी लगा सकते हो so that people can walk, they cannot go overboard because कार्गो के ऊपर साइड में तो रेलिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं. In addition, lifeline, preferably wire rope set be taut with tightening device should be provided as near as practicable to the center line of the ship. Center line of the ship में भी है कि ताकि बंदे उसको पकड़ के आगे पीछे जा सकते हैं. साइड्स पे भी लगा सकते हो, सेंटर में तो होनी चाहिए. Strongs and supports to all guardrails. Lifeline should be spaced so as to prevent undue sagging. So it's like जैसे आप gangway पे लगाते हो, and where the cargo is uneven, a safe walking surface of not less than 6 mm, that is 2 feet in width, should be fitted over the cargo. Plain dunnage के साथ, wooden planks के साथ आप एक पैसेज भी बना सकते हो ऊपर चलने के लिए. But of course ship's crew is, we are all trained, so we don't need, we can easily walk except to be careful not to slip and fall. Properly constructed ladders, steps or ramps fitted with guard lines or handrails should be provided from top of the cargo to the deck. एक हमने पीछे या आगे कार्गो से नीचे उतरना है तो प्रॉपर लैडर्स होनी चाहिए. ये नहीं कि ऊपर से जंप मारा और टांग तोड़ा दी. So normally we have plenty of wood on these ships, otherwise aluminium प्रॉपर लैडर जो हैं उसको हम फिक्स कर सकते हैं. तो ये आपकी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए है. इन केस दिस क्वेश्चन कम्स पर्सनल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी डिवाइसेस ऑन टेम्पर कैरियर. तो ये सारा का सारा आपको आंसर लिखने के लिए. एक्शन ड्यूरिंग द वॉयज, अपलोडिंग तो हो गई, तो चलो. सो टाइटनिंग ऑफ लैशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरी शिप वी सेट अप द रूटीन. All lashings carefully examined, tighten at the beginning of voyage, and naturally vibration and ship की movement से lashings तो slack होंगी. So उनको वापस daily 1 घंटा ही लगता है. All the crew can go and see the lashings are tight, and then otherwise जहाँ पे because cargo settle होगा तो थोड़ा बहुत lashing जो है slack हो जाती है. They should be further examined at regular intervals during the voyage. And most important, entries of all these examination adjustments. तो आप भी चाहे वॉच कर रहे हो, ब्रिज वॉच कर रहे हो, if you see people are checking the lashing, people are tightening, so you can make an entry. Lashings tended to, lashings tightened and found in good condition. Normally I seen आपके पास एक होता है lashing checked found satisfactory. No. So lashing should be all the time in good condition. नहीं है तो we make it in good condition. Slack है, खराब है, तो हम उसको satisfactory नहीं करेंगे, हम उसको the lashing should be good. Either it is good or it is bad. And ये entry जो है, कल को suppose कुछ होता है, कार्गो शिफ्ट होता है, पानी में जाता है, so that nobody is going to question you. Everybody is going to see the record कि अच्छा भैया ये बताओ, लॉग बुक का ये पेज भेजो, ये पेज भेजो. तो वहीं से दे कैन मेक आउट कि भाई व्हाट द पीपल ऑन द शिप वर डूइंग, वेदर एनीबॉडी वाज चेकिंग और नॉट. सो यू मे बी चेकिंग मॉर्निंग इवनिंग, बट अगर एंट्री नहीं बनाई नोबडी बिलीव्स, इजंट इट. 6 महीने के बाद कौन बिलीव करेगा कि आप ऐसा कर रहे थे. बट लॉग बुक वो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उस पर लिखना बहुत जरूरी. वॉइस प्लानिंग अगेन समटाइम इस पर भी क्वेश्चन है कि एज पर द कोड what action or what all supposed to be done for the voyage planning and action during the voyage. Voyage planning में है all foreseeable risks which could lead to either excessive acceleration, again shift or sloshing, sea causing water absorption, ice aggregation should be taken into consideration. Sooner or later you guys are going to be second officer, going to make the passage plans, so you know what type of cargo you are going to carry, what type of weather you are going to experience. So आपका पैसेज जो है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने बनाना है. Before the ship proceeds to sea, she should be upright, adequate metacentric height, required stability is there, and cargo is properly secured. So this is most important कि ये नहीं कि रास्ते में चलो जी हम ले लेंगे अभी सेल करते हैं. No, before the ship sails from port, lashings completed. Soundings of the tank regularly carried out throughout the voyage. And rough idea जैसे आपको कहा है मैंने, rolling period से not for you, for chief officer, he has to see that the ship has got ample stability.
एंड इन केसेस वेयर severe weather, सी कंडीशंस आर अनअवॉइडेबल। severe weather क्या होता है? रफ वेदर। अब यू आर कीपिंग अ ब्रिज वॉच, आपके सामने कार्गो, डेक कार्गो का इतना लोड लेके आप चल रहे हैं, isn't it? And now the ship starts rolling and pitching badly. So you should inform captain of कि sir she is rolling excessively. and उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सिंपल, या तो हम थोड़ा कोर्स ऑल्टर करें ताकि रोलिंग कम हो जाए, या स्पीड रिड्यूस करें, शी इज एक्सेसिवली पिचिंग। दोनों चीज़ें खराब हैं, शिप के लिए भी खराब है, कार्गो के लिए भी खराब। तो एटलीस्ट एग्जाम में कोई आपको पूछता है कि हाँ भाई व्हाट एक्शन विल यू टेक, आई विल ऑल्टर द कोर्स वेयर शी इज कंफर्टेबल एंड और आई विल रिड्यूस द स्पीड, इजंट इट? उसमें कोई बड़ी वो चीज़ सोचने वाली नहीं है, बट ऑफ कोर्स नॉट as a third officer. So if you want to do anything, alteration of course or reduction of speed, you have to inform the captain and उनकी knowledge के साथ whatever he tells you, so you do. and अगर आपको deviation करनी है, yes there is a bad weather, storm है, deviate करना चाहते हो, फिर of course अपनी एक्डिस पे नया पैसेज कि हम कहाँ से पास करके जाएंगे। लिस्ट ऑफ कोर्स आपके लिए नहीं है, इफ द लिस्ट टेक्स प्लेस दैट इज ऑफ कोर्स फॉर द चीफ ऑफिसर्स टू सी कि कार्गो शिफ्ट तो नहीं हुआ, वाटर इंग्रेस तो नहीं हुआ, या स्टेबिलिटी जो है कहीं वो नेगेटिव तो नहीं हुई। सो उसको ठीक करने के लिए लॉट ऑफ टाइम द शिप्स हैव गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्टेबिलिटी। डेक कार्गो था, कैलकुलेशन नहीं की, नीचे से फ्यूल कंज्यूम किया एंड द शिप्स आर लॉस्ट। तो इसकी अगेन सिंपल इन्वेस्टिगेशन। सो नॉर्मली आप फुल लोड पे हो, जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम करते हो, आई वांट टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, हम बैलास्ट लेना शुरू कर सकते, जितना फ्यूल कंज्यूम हुआ उतना बैलास्ट ले सकते, इजंट इट? सो दैट यू रिमेन, जैसे वेट्स नीचे ऐड करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी बेटर हो जाएगी। सो इट इज़ अगेन ऑफ कोर्स नॉट फॉर यू बट जस्ट फॉर नॉलेज सेक। बट आइडिया ये है कि अगर आप वॉच पे भी हो एंड इफ यू सी, सो यू हैव टू बी अलर्ट। ये नहीं कि चल पड़े, शिप इज टेकिंग लिस्ट, सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन नोबडी बॉदर्स कि रात को शिप 2-3 डिग्री लिस्ट पे चल रहा है एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड टू इवन सी। चीफ ऑफिसर आएगा, फिर ही विल सी। सो लिस्ट कैन बी इधर, या ड्यू टू द फ्यूल से भी हो सकता है, फ्यूल कंजम्पशन एक तरफ से तभी लिस्ट हो सकती है, और तो कोई रीज़न नहीं है एट सी। बट अगर फ्यूल भी इवन है and then list takes place, naturally it is cause of concern, isn't it? Jettisoning of cargo, of course ये आपके सिलेबस में नहीं है। जेटिंग सबसे डेंजरस चीज़ है कि यस अगर आपको करना है तो हमें शिप्स को, विसिनिटी जो शिप है उनको इन्फॉर्म करना है। और अगर एक्सीडेंटली भी कार्गो आपका लॉस्ट होता है, हो सकता है लैशिंग टूटती है, बाई चांस कार्गो पानी में जाए, तो द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ कोर्स मास्टर विल डू दैट। बट आपकी वॉच में अगर आपको दिखता है बाई चांस कुछ कार्गो पानी में जा रहा है, कैप्टन इज नॉट कीपिंग वॉच ऑल द टाइम, इजंट इट? So you can inform him, sir, something is happening or cargo is gone in the water. So the ships in vicinity to be informed, competent authorities जो near coastal में हैं उनको inform किया जाए कि भाई this is what it is happened, or you want to intentionally throw the cargo for the stability purposes to save the ship, तब भी आपको उनको inform करना। चलो ये तो थी आपकी सारी, and this is again calculating the bridge visibility। ये फार्मूला भी वेरी सिंपल है कि बेसिकली विजिबिलिटी होती क्या है कि आप अपने ब्रिज से, अपने शिप के इस पोर्शन से सी कितनी दूर तक देख सकते हैं। नॉर्मली यू आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, इफ द कार्गो इज हियर, सो नेचुरली ये एरिया आपको विजिबल नहीं होता। यहाँ पे कोई भी बोट या कुछ आ गई तो यू कैन नॉट सी, इजंट इट? तो नेचुरली आपकी जो विजिबिलिटी है वो इतनी दूर चली जाती है फ्रॉम द हियर, ड्यू टू द कार्गो यू कैन ओनली सी। एंड इसकी कैलकुलेशन दिस v इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला दिया 1 × 4 डिवाइड बाय 3 - 4 - 2, ये 1 2 3 4 उसने ये लिख दिया kc ks ks kp ac as, ये सब इसने यहाँ पे शो किया हुआ है कि व्हाट इज kc ks, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिज टू द फॉरवर्ड ऑफ द कार्गो, यहाँ से आपके फोक्सल में ये कितना डिस्टेंस है,
ये हाइट कितनी है, उसके साथ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आजकल रोड इंडिकेटर्स हैं, so they immediately give you the moment you load the height of the cargo above the deck. So you know this height, how much this cargo has gone or from the water line, so it can calculate and tell you. Like container ships, of course वहाँ पे कंटेनर शिप्स पे तो उसको हाइट पता होती है, तो यहाँ पे आप कार्गो लोड कर रहे हो तो हो सकता है यू मे हैव टू सी द हाइट, ये कितनी हाइट है डेक से या वाटर लाइन से आपके कार्गो की कितनी हाइट। सो इवन इफ यू नो फ्रॉम डेक, यू नो द फ्री बोट, so no need to go down, so you can sitting in the office you can calculate. चलो ये तो था आपका टिम्बर का। एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम एनीबॉडी?